नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि आज तो फ्रेश टॉपिक है। नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोग बात करेंगे क्या है सुप्रीम कोर्ट, किस तरीके से सबसे पहला प्रावधान किया गया, कौन इसके अध्यक्ष बने, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की पार्लियामेंट से लेकर के हम लोग पार्लियामेंट में किस प्रकार से हमारे संसद सदस्य नियुक्त होते हैं, बनते हैं, कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, किसी विधेयक के संबंध में क्या है प्रस्ताव, किस प्रकार से पारित हो जाता है, उन सभी की हमने बात की है। उसके बाद हमने बात की है संसद में समितियां बनाई जाती हैं, तो संसद में जो समितियां होती हैं उनका कार्य क्या होता है, उन सभी के बारे में हमने बात की है। स्थायी समिति कौन सी हैं, अस्थायी समिति कौन सी हैं, उनके बारे में चार्ट बनाकर बात की है। और उसके बाद जो मोस्ट होती हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। सबसे मोस्ट पॉइंट तो ये होता है किसी भी समिति को पढ़ने का, किसी भी समिति को यदि हमें पढ़ना होता है तो उसके बारे में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वो समिति का नाम क्या है और कार्य क्या करती है, और उसके बाद उसमें कितने सदस्य होते हैं ये जानना ज़रूरी होता है। कितने सदस्य किस सदन से होते हैं और कितने सदस्य किस सदन से होते हैं, तो वहाँ पर ये सारी की सारी बातें मैं आपके लिए बता चुका हूँ कंप्लीट। तो आप लोग उसको देखो जा कर के, नहीं देखा है तो आपने। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन टॉपिक, और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ते हुए इसको। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है हमारा? सुप्रीम कोर्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट होता क्या है या फिर उच्चतम न्यायालय होता क्या है हमारे पास? जैसे यहाँ पर नाम से ही लिखा है, सुप्रीम सबसे उच्च या सबसे हमारा उच्चतम कौन सा न्यायालय होता है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो हाई कोर्ट होता है हमारे पास। क्या होता है हमारा? हाई कोर्ट होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और उसके बीच में ही हमारे क्या बनाए जाते हैं? अलग अलग न्यायालय बनाए जाते हैं। किस प्रकार के? जैसे अलग विशेष क्षेत्र के लिए कोई भी एक अधिकरण बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, वो सारे के सारे हाई कोर्ट से नीचे आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। जिला न्यायालय की हम लोग बात करें तो यहाँ थोड़ा सा पहले इसका आप लोग न्यायालय ओवरव्यू समझ लो, और उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए तो इसको पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, पर इनका मतलब क्या है उसको आप लोग समझ लो। इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपरी वाला होता है उच्चतम न्यायालय। यदि कोई भी निर्णय है और उसकी सबसे पहले जो अपील हमें करनी होती है तो कहाँ पर की जाती है? उसकी सबसे पहले सुनवाई कहाँ पर होती है? जिला न्यायालय में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। और उससे कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है, उसके निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है, तो उस अपील के माध्यम से ही, उस निर्णय के माध्यम से ही कहाँ पर हम लोग जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने उस संबंध में, कोई भी हमारा विषय हो सकता है, उसके संबंध में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उससे भी संतुष्ट नहीं है, तो उस निर्णय के साक्ष्य के अनुसार हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जिस देश में स्थित होता है उसका सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, जिसके सभी राज्य क्षेत्रों का, जैसे हम लोग यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत के संबंध में जितने भी हमारे कार्य होंगे या भारत के अंदर जो राज्य क्षेत्र हैं उनके सारे के सारे जितने मामले होते हैं, उन सभी मामलों का जो भी निपटारा होता है वो कहाँ पर होता है? वो हमारा सारे के सारे मामलों का निपटारा
कहाँ पर किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ आपसे, पूरे भारत के राज्य, जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं या भारत का राज्य क्षेत्र जो हैं, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उन सभी के विवादों का निपटारा सबसे सुप्रीम कोर्ट जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, या ऐसा कोर्ट जहाँ पर सबसे उससे कोई भी ऊपर न्यायालय नहीं होता है उस क्षेत्र के लिए। जहाँ पर जैसे हम लोग भारत देश की बात करें तो भारत देश है और इसका एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो भारत के राज्य अंदर के, भारत की आंतरिक सीमा के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उन सभी विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है, उन सभी की हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कैसी है, उन सब की अच्छे से बात करेंगे। अब बात हम लोग करें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किसका होता है? जो भारत के आंतरिक जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में। बाकी होता हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि यदि अंतिम निर्णय देना हो तो किसके द्वारा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें भारत के बाहर राज्य क्षेत्र से संबंधित कोई मामला है तो भारत के राज्य क्षेत्र या भारत की सीमा से बाहर जो भी क्षेत्र है उन सभी का निपटारा या उन क्षेत्रों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो वहाँ पर फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर क्या देखने के लिए मिलता है? फिर देखने के लिए मिलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उनका निपटारा कहाँ पर किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। जो भारत के राज्य क्षेत्र से या बाहरी सीमाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। ये हमारा मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का या फिर इंटरनेशनल कोर्ट का हमारा क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर रहकर ये कार्य करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले भारत के संबंध में बात करें, सबसे पहले भारत में कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? तो भारत के संबंध में हम लोग बात करें तो सबसे पहले 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें सबसे पहले न्यायालय का प्रावधान किया गया और 1774 को कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग 1773 के माध्यम से न्यायालय की प्रावधान किया गया और 1774 के माध्यम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे को बनाया गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में एक फेडरल कोर्ट की या फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय का मतलब है पूरे जो भी संघ है, हमारा केंद्र जो है, उन सभी का निपटारा कहाँ पर होगा? उस न्यायालय में होगा, फेडरल कोर्ट में होगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। यह है सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ लो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भारत के आंतरिक राज्य क्षेत्र से संबंधित मामले हैं तो उसके लिए हम लोग फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं। 1935 में आया, 1937 में इसका स्थापना हुई। बात अभी लिखेंगे, हम लोग करेंगे उसको, सारे पॉइंट लिखवा भी दूंगा, समझा रहा हूँ पहले आपके लिए। फेडरल कोर्ट, अब फेडरल कोर्ट का प्रावधान 1935 में कर दिया गया, पर यह संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। और जो कोलकाता 1773 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था, तो भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय था, पर ये मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ना होने का मतलब अभी आपको पता लगेगा, इससे आपको समझाता हूँ मैं। फेडरल कोर्ट की हम लोग बात करें तो फेडरल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि जो भी भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित मामले हैं उनकी सुनवाई तो फेडरल कोर्ट में होगी ही होगी, पर जो अंतिम निर्णय होगा वो फेडरल कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होगा। इस निर्णय के खिलाफ भी
लंदन प्रीवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी, अपील दायर की जा सकती थी। इस कारण से जो फेडरल कोर्ट था वो संघीय न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। जैसे हम लोग बात करें, आज का सुप्रीम कोर्ट हमारा एक कैसा कोर्ट है जो भारत के राज्य, आंतरिक राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी मामले हैं उनका निपटारा कहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होगा। जबकि फेडरल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, आंतरिक जो भारत के आंतरिक राज्य क्षेत्र हैं उनके अंतिम निर्णय जो दिया गया है फेडरल कोर्ट के द्वारा, उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। और अपील कहाँ पर की जा सकती थी, लंदन प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो इससे ये बिल्कुल साफ साफ पता लगता है कि फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, उसमें प्रावधान किया गया और अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसके पहले अध्यक्ष की या पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो मॉरिस गुवेयर इसके पहले अध्यक्ष बने। ये सारे पॉइंट मैं आपके लिए लिखवा दूंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लो आप लोग। मॉरिस गुवेयर इसके पहले अध्यक्ष थे और उसके बाद हम लोग बात करें फिर दूसरे अध्यक्ष बने, फिर तीसरे अध्यक्ष बने और उसके बाद चौथे अध्यक्ष बने हीरालाल जे कानिया, जो फेडरल कोर्ट था हमारा उसके तो अंतिम अध्यक्ष थे, फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। और हम लोग बात करें जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट बाद में परिवर्तित होकर 28 जनवरी 1950 को वो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित हो गया, जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है। तो जो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, वही भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये बात आप लोग याद रखना। इस प्रकार से हमारा क्रम चलता है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी भी, जैसे हम लोग हाई कोर्ट में समझेंगे, मुंबई, मद्रास और भी हमारे कोलकाता में ये हमारे स्थापित किए गए थे, तो उनकी भी हम लोग हाई कोर्ट पढ़ते समय बात करेंगे। मुंबई में भी स्थापना की गई थी, मद्रास में भी स्थापना की गई थी, उसकी भी हम लोग हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तब बात हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से सवाल बनता है कि सबसे पुराना कोर्ट कौन सा है भारत के संबंध में, तो ये बात आप लोग याद रखना, सबसे पुराना न्यायालय कौन सा न्यायालय है, तो जिसकी मैंने आपसे बात की थी 1773 के माध्यम से जिसका प्रावधान किया गया था, कोलकाता न्यायालय। कोलकाता न्यायालय सबसे पहला, या कलकत्ता न्यायालय, कलकत्ता न्यायालय सबसे पुराना क्या था, न्यायालय था, सबसे ओल्ड न्यायालय है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आप लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट रफली लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं, फिर मैं आपके लिए सिस्टमेटिक वे से लिखने की कोशिश करता हूं जो मैंने आपको समझाने की बात बताई है, अभी जो बातें समझाई हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या प्रावधान है, कैसे न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, क्या योग्यताएं हैं, उन सभी के हम लोग अच्छे से बात करेंगे। पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, यानी उससे पहले हिस्ट्री के तौर पर जो एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उनको लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, और बेहतरीन तरीके से आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखा करो ताकि आपको सीखने के लिए मिले चीज़ें। एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल तक। बाकी आपने देखा होगा इतने वीडियो अपने हो गए हैं, उनमें आपने देखा होगा कितने स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ध्यान देना। अब आप लोग, यदि सबसे पहले न्यायालय की मैं बात करूं तो सबसे पहले न्यायालय का प्रावधान कहां पर किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया।
प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से ही 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले 1774 में स्थापना की गई कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की। मूलतः यह सुप्रीम कोर्ट मुख्य तौर पर नहीं था, इसके खिलाफ भी कहाँ अपील की जा सकती थी, तो ये बात आप लोग याद रखना। फिर भी इसको जो नाम दिया गया वो सर्वोच्च न्यायालय ही नाम दिया गया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे बने। ये आप लोग बात याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 से एक फेडरल कोर्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। अक्टूबर 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। दिल्ली में फेडरल कोर्ट या फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश, इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मॉरिस गुवेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये आप लोग बात याद रखना। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे कि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ कहाँ पर अपील की जा सकती थी? लंदन प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे और आगे के प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं इसके और प्रावधानों की। तो संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि
इसके निर्णय के विरुद्ध, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, अपील की जा सकती थी। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करें जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, ये कब अस्तित्व में आया और इसके अंतिम न्यायाधीश भी आप लोग याद रखना, संघीय न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो कौन थे? अंतिम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया इसके पहले ओसोरी क्या थे? अंतिम न्यायाधीश थे। अब वर्तमान हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में सबसे पहली बार आया और इसके अध्यक्ष की हम लोग या मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था? 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया कि जितने भी सारे के सारे निर्णय होंगे उन सभी निर्णयों का निपटारा कहाँ पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। जो भारत के आंतरिक राज्य क्षेत्र हैं उन सभी का निपटारा, इसके खिलाफ कहीं बाहर अपील नहीं की जा सकती। कोई मामला भारत के सीमा से बाहर का है तो उसके खिलाफ कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अपील होती है। ये बात आप लोग याद रखना। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो कौन बने थे? जो फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे वो इसके क्या थे? सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। और वर्तमान की हम लोग बात करें तो वर्तमान के लिए आप लोग जान सकते हैं NV रमन्ना साहब इस समय वर्तमान में हैं और कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। ये बात आप लोग याद रखना। तो वर्तमान की हम लोग यहाँ पर बात करना चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आगे मैं आपके लिए बता भी दूंगा। फिर भी वर्तमान लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना साहब हैं। NV रमन्ना हैं और कौन सा नंबर है इनका? तो 48वें नंबर के हैं। ये बात आप लोग याद रखना, 48वें नंबर के हैं ये। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहले बार प्रावधान किया गया था तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में उस समय कितने हमारे न्यायाधीश थे, क्या प्रावधान था, संख्याओं से संबंधित क्या जो संविधान में देखने के लिए
मिलता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसके पास, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनेगा उनके पास। तो स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं उन प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हर वो पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और नॉर्मल बनता है। तो आप लोग कंप्लीट ही देखना, मैं आपसे यही बार बार कहूँगा कि आप लोग कंप्लीट ही देखना। आपको शेयर करना हो ना तो आप लोग बाद में किया करो या सबसे पहले किया करो। देखने के बाद आपको लगता है कि मुझको बेस्ट लगा ये, तो आप लोग इसको शेयर कर देना। बाकी तो पढ़ाई आपको करनी है, ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर। यदि हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 से कहाँ पर 124 से 147 तक हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ये बात मैंने देखो पहले नहीं लिखी, पहले आपको ये बात समझाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके संबंध में, संवैधानिक प्रावधान के संबंध में। तो आर्टिकल 124 से 147 तक है। मैंने कहा है ना, हर वो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ से सवाल हमारे बनते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये याद नहीं रहा, याद था, पर संवैधानिक तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आर्टिकल नंबर 124(1) में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर बात योग्यताओं से संबंधित हो, नियुक्ति से संबंधित हो, शपथ से संबंधित हो, हटाने से संबंधित हो, सारे के सारे प्रावधान आर्टिकल 124 में ही देखने के लिए मिलते हैं। बट वहाँ पर प्रावधान क्या है, जैसे आर्टिकल 124 के 1 में, आर्टिकल 124 के 2 में, इस तरीके के हमारे प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। यदि 124(4) में प्रावधान की हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें, यानी उस समय की हम लोग बात करें तो क्या प्रावधान था, एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 1+7 सदस्य या न्यायाधीश होंगे, जिनकी हम लोग बात करें 1+7 सदस्यों का या 1+7 न्यायाधीशों का, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यदि न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ाना हो, संख्या बढ़ानी हो या फिर इनमें कोई कमी करनी हो, तो इन सभी का प्रावधान किसके पास है, इस सभी का प्रावधान संसद के पास दिया गया है। यह संविधान में लिखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 1+7 मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। यदि संख्या में वृद्धि करनी है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है, तो इन सभी की वृद्धियों का या फिर कमियों का कौन कर सकता है, तो इन सभी कमियों को या वृद्धियों को कर सकते हैं, संसद को ये अधिकार दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखना। तो 124(4)(1) में प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे। 1+7 का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे की हम लोग बात करें 7 अन्य न्यायाधीश। कहाँ पर होंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे जब ये प्रावधान किया गया था। और इसी के साथ लिखा था कि न्यायाधीशों की संख्या में, न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार
संसद को प्राप्त है का अधिकार, संसद को प्राप्त है, ये प्रावधान वहाँ पर किया गया कि संख्याओं में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसको है, ये संसद को प्राप्त है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कब तक हमारे कितने, वर्तमान की कंडीशन की हम लोग बात करें तो अप्रोक्स हमारे 30-35 के अप्रोक्स क्या हैं, हमारे न्यायाधीश हैं, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें 1950 से या उसके बाद की 2009 तक की बात हम लोग करें तो तब तक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश थे उनकी संख्या कितनी थी, 25 थी। अब कितनी है, 34-35 के अप्रोक्स इनकी संख्या है जो हमारे न्यायाधीश हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। ये बात आप लोग याद रखना। ये सारे के सारे प्रावधान यदि संख्या में बढ़ाना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है तो क्या संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी या फिर नहीं, तो इस बात को आप लोग याद रखना। यदि न्यायाधीशों की संख्या में, यदि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात आप लोग याद रखना कि हमारे पास आवश्यकता नहीं होगी, संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि इनकी संख्या बढ़ानी है तो नॉर्मल तरीके से ही क्या हो सकती है, बढ़ जाएगी। ये बात आप लोग याद रखना। ये आर्टिकल 124 के 1 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास जो हमारा क्या हो, न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं और योग्यता के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सबकी हम लोग बात करेंगे। पहले न्यायाधीश कौन बनी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास महिला न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है या फिर नहीं बनी है, उन सब पॉइंटों की हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए योग्यता, और कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 124 का 3rd में प्रावधान देखने के लिए मिलता है योग्यताओं से संबंधित। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की। सबसे पहली और मोस्ट जो सभी के लिए अवेलेबल है योग्यता, सभी के लिए क्या है, सभी के लिए अवेलेबल है ये योग्यता। और क्या है योग्यता, सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये मेन और सभी के लिए जितनी भी पोस्ट होती है ना भारत में, उन सभी के लिए ये क्या है, पॉसिबल है, होना जरूरी है कि भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। यदि उसको संवैधानिक पद पर नियुक्त होना है किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहले उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास भारत का वह नागरिक होना चाहिए। ये योग्यता तो हो ही हो उसके पास। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें दूसरी योग्यता की, तो दूसरी योग्यता है किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं उनमें 5 वर्ष तक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। दूसरी योग्यता है
भारत के राज्य क्षेत्र में, या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय लिख सकते हैं, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र में ही शामिल होते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक 5 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और थर्ड की हम लोग बात करें, तीसरी योग्यताओं की, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, वकालत की हो, 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये योग्यता अगली योग्यता देखने के लिए मिलती है। तो ध्यान रखना आप लोग, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये हमारे पास एडवोकेट जनरल के रूप में हमारा क्या किया हो, उसने 10 वर्षों तक कार्य किया हो, तो क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। और मोस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट योग्यता होती है, जिससे अभी तक कोई भी वकील नहीं बना है, जिस योग्यता के अनुसार कोई भी अभी तक वकील नहीं बना है, उसकी योग्यता को हम लोग यहाँ लिखते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, ये बात आप लोग याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार व्यक्ति भी क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। जबकि हाई कोर्ट के संबंध में ऐसी कोई भी योग्यता देखने के लिए नहीं मिलती है। 4th नंबर की जो योग्यता है, ऐसी योग्यता देखने के लिए नहीं मिलती है कि जो हमारा कानून की नज़र में जानकार व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन सकता, वहाँ योग्यता, इस योग्यता का उल्लेख नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो वकील के कोटे से, यानी इस कोटे से न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी महिला हैं जो इस कोटे से वकील बनी हैं, न्यायाधीश बनी हैं वकील के कोटे से, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास वकील के कोटे से जो बने हैं न्यायाधीश। वकील के कोटे से एस.एम. सीकरी सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में वकील के कोटे से न्यायाधीश बनने वाले पहले न्यायाधीश थे।
पहले न्यायाधीश थे, ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करें, इंदु मल्होत्रा भी क्या बनी है, न्यायाधीश बनी है। तो इंदु मल्होत्रा भी वकील के कोटे से न्यायाधीश बनने वाली पहली न्यायाधीश हैं। ये बात आप लोग याद रखना। और सबसे पहले की हम लोग यहाँ पर बात करें, जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी है वो कौन बनी है? सबसे पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी, जो सुप्रीम कोर्ट में बनी है। जो हम लोग उनकी बात करते हैं अन्ना चांडी की, तो केरल की बनी है। और लीला सेठ की हम लोग बात करें, वो भी हाई कोर्ट में बनी है। और अब हम लोग बात करें तो तेलंगाना हाई कोर्ट की भी न्यायाधीश बनी है महिला हेमा कोहली। तो ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये केवल हाई कोर्ट की हैं। हाई कोर्ट पढ़ते समय उनकी हम लोग बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो इसको कि एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। तो कौन है? एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। और ये बात आप लोग अच्छे से और बहुत ध्यान से आप लोग याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके लिख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं। ये बात आप लोग याद रखना, बहुत मोस्ट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवाने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, क्या क्या आधार हैं, NJAC क्या है, नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कब से कब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनाए जाते थे उनकी सिफारिश की जाती थी, उनकी हम लोग अच्छे से कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या है, यानी उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसकी अधिकारिता क्या है, कहाँ तक कार्य कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उन सभी पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो ताकि हमारे साथ भी और स्टूडेंट जुड़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट्स में आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।